नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कल हमने आपको पढ़ाया था नागरिकता के बारे में, इंडियन पॉलिटी में नागरिकता के बारे में। हमारे ये अल्टरनेट क्लास आते हैं, एक दिन पॉलिटी आता है, एक दिन हिंदी साहित्य आता है। सुबह 8 बजे आपका क्लास होता है, तो आप सुबह 8 बजे ही देख लिया करें, उससे रेगुलरिटी बनी रहती है। इसीलिए हम कभी भी वीडियो का टाइम 99.9% 8 बजे ही रखते हैं। बाई चांस 2-4-10 मिनट आगे पीछे हो जाए, रेयर केस में, रेयर ऑफ उससे भी रेयर ही जाइए, मतलब कोई एक आध वीडियो हुआ हो जो लेट हुआ हो, वरना हम 8 बजे फिक्स आपके साथ होते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखिए। और जिन्होंने पहले से नहीं देखे हैं तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटी का भी और हिंदी साहित्य का भी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से वीडियो देखिएगा। और जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हम अभी भाषा विज्ञान के टॉपिक चला रहे हैं। यूपी पीसीएस के लिए वैसे मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, लेकिन अभी उसमें सिर्फ भाषा विज्ञान के क्लास ही हो पाए हैं, और वो भी हो नहीं पाए हैं, चल रहे हैं। लेकिन उनके साथ उनको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर जो मैंने बीपीएससी हिंदी मेंस करके जो प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें हमारे शुरू के सारे काव्य पर और गद्य पर सभी वीडियो डले हैं। तो जो आपके सिलेबस से संबंधित हैं, जैसे कबीर हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, निराला की राम की शक्ति पूजा है, जो भी आपके सिलेबस के हैं उन्हें आप देख सकते हैं। जो आपके सिलेबस के नहीं है उन्हें आप छोड़ दीजिए, जो आपके सिलेबस के हैं उन्हें आप वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम होने पर उनमें कोई खास फर्क नहीं है। जैसे तुलसीदास में सिर्फ अयोध्या कांड पे जो प्रश्न है वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में उत्तरकांड है, लेकिन जनरली बाकी आपके सिलेबस का ही है, तो आप उसे जरूर देखें। जो कॉमन क्वेश्चन है उन्हें जरूर देख लें, वो आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 50% से ऊपर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। आज का हमारा टॉपिक है, चूँकि नागरिकता हम पढ़ा रहे थे, संविधान में भाग 2 नागरिकता पर बात कर रहे थे। हमने अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 पहले पढ़ाए थे संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में। उसके बाद हमने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सभी अनुच्छेद हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं। नागरिकता किस प्रकार मिल सकती है ये बताया, नागरिकता से किस प्रकार वंचित हो सकते हैं उस पर हमने बात की। आज हम बात करेंगे दोहरी नागरिकता पर। आज हम बात करेंगे दोहरी नागरिकता पर। दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता कैसे? भारत में तो सिंगल नागरिकता का, एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, पर चूंकि हम तो भारतवासी हैं तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, फिर हम दोहरी नागरिकता पर बात क्यों कर रहे हैं? तो बीच बीच में जो एनआरआई वगैरह हैं, जो नागरिक हमारे देश के, जो भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रहते हैं, उनके लिए बार बार मांग उठती है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान उनके लिए किया जाए। तो एक दिसंबर 2003 में एक समिति बनी जिसका नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी, कहीं सिंघवी लिखा है, ये समिति बनी। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा लक्ष्मीमल सिंघवी, कहीं कहीं लक्ष्मीमल सिंघवी, जो भी है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का बनाई गई दिसंबर 2003 में, और इन्होंने सिफारिश की दोहरी नागरिकता की। कैसे? इनकी सिफारिश पर एक
विधेयक पास लाया गया 2003 में। कौन सा विधेयक? नागरिक संशोधन अधिनियम 2003। ये एक विधेयक लाया गया। ये विधेयक लाया गया कब? 2003 में। किसकी सिफारिश पर? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान बताए और इन्होंने कहा एक जो ओसीआई हैं, जो ओसीआई लोग हैं यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये जो लोग हैं इनके लिए क्या होगा कि इनके लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया की बात कही। दोहरी नागरिकता के प्रावधान की बात कही। ये कौन लोग हैं? ये 16 देशों में रहते हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इस टाइप से ये 16 विकसित देशों में रहते हैं। इनसे कहा गया कि जो ये लोग जो ओसीआई में वर्णित होंगे, जो ओसीआई में होंगे, इनको क्या होगा कि बिना पासपोर्ट के ये भारत में आ जा सकते हैं। इन्हें क्या सुविधा दी जाए? बिना पासपोर्ट के भारत में क्या हो? आवागमन की सुविधा, आवागमन की सुविधा। इन्हें क्या दिया जाए? बिना पासपोर्ट के भारत में आवागमन की सुविधा प्रदान की जाए, लेकिन इन्हें मताधिकार नहीं होगा। ये सुविधा तो प्रदान की गई पर मताधिकार का, ये मतदान नहीं कर सकते, तो इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है। कोई भी संवैधानिक पद ये प्राप्त नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 भी इन पर लागू नहीं होगा। जो समता का अधिकार देता है वो भी इन पर लागू नहीं होगा। इसी समिति के आधार पर एक और, इसकी अनुशंसा पर एक और काम हुआ कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। और जो इसे मिटा देती हूँ, फिर बात करती हूँ। जो भारतीय मूल के लोग हैं इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया। भारतीय मूल के लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय, इससे क्या कहेंगे? एनआरआई। दूसरा भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति, इन भारतीय मूल के व्यक्ति इन्हें क्या कहेंगे? पीआईओ। पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये है नॉन रेजिडेंट इंडियन। ये कौन है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और भारत में सीमा पारीय नागरिक, सीमा पारीय नागरिक।
सीमा पारीय नागरिक, यही कौन है तुम्हारे OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। NRI कौन कौन है? NRI वो है जो 182 दिन तक, 182 दिन या उससे अधिक दिन तक विदेश में रहे। इनमें भारत के जो भारत की तरफ से भी जो जाएंगे वो भी शामिल होंगे, तथा जो भारत का पासपोर्ट धारण करते हो, जिनके पास भारत का पासपोर्ट हो, वो क्या है, उनके लिए एक नियम लाया गया कि वो फॉर्म 6A भर सकते हैं मतदाता बनने के लिए, मतदाता सूची में नामांकन के लिए। ये वो लोग हैं जो परमानेंट भारत विदेश में नहीं रहते, जो 182 या उससे अधिक दिन एक वर्ष में भारत से बाहर रहते हैं, जो भारत के जैसे राजदूत, राजनयिक वगैरह भी हैं वो भी, और जो भारत का पासपोर्ट धारण करते हैं वो फॉर्म 6A भरने के लिए एलिजिबल हैं। उन्हें मतदाता सूची में उनका पंजीकरण किया जाएगा, वो पंजीकरण करवा सकते हैं। अच्छा, PIO के लिए क्या है, इसे मिटा देती हूँ। PIO को क्या सुविधा मिलेगी? PIO पहले तो कौन है ये बात करना है। तो PIO कौन है? जो ऐसे व्यक्ति जो स्वयं या उनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे, या तो वो स्वयं नागरिक थे, अब विदेशी नागरिक हो गए, या उनके पूर्वज जैसे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता कोई भी भारत के नागरिक थे, जो अब दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं और उनके पास कभी भारत का पासपोर्ट रहा हो, ऐसे लोग क्या होंगे? PIO होंगे। लेकिन PIO में आप देखिएगा जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, चीन है, अफगानिस्तान है, इनके नागरिक अगर रहे हैं तो वो PIO में नहीं शामिल होंगे। जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनके अगर नागरिक हैं तो वो PIO में शामिल नहीं होंगे। दूसरा, जो लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत का नागरिक थे, अभी विदेशी नागरिक हैं, उनके पास पासपोर्ट है इंडिया का, वो भी PIO के अंतर्गत आ जाएंगे। PIO के लिए क्या सुविधा मिलेगी? 2002 में एक नियम आया, 2002 में एक नियम बनाया कि ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें PIO कार्ड दिया गया, PIO कार्ड दिया जाएगा। इसमें क्या सुविधा होगी कि 15 वर्ष तक बिना वीजा के आवागमन भारत में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि 15 साल तक बगैर वीजा के आवागमन कर सकते हैं। लेकिन ये क्या नहीं कर सकते? ये मतदान नहीं कर सकते भारत में भूमि नहीं खरीद सकते, भारत के चुनाव में न चुनाव लड़ सकते हैं, न चुनाव में शामिल हो सकते हैं। ये लोग सिर्फ भारत में 15 सालों तक बिना वीजा के आवागमन कर सकते, आए रहें चले जाएं, और इनको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। OCI वालों को क्या क्या सुविधा है मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जो विदेश में रह रहे हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनको नागरिकता देने की बात कही गई है। उन्हें किस तरह से दोहरी नागरिकता मिलेगी कि जिन देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, उन देशों के नागरिकों को भारत में अगर भारतीय मूल के हैं तो उन्हें दोहरी नागरिकता दी जा सकती है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो वहाँ के नागरिकों को जो भारतीय मूल के हैं, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाह रहे हैं पुनः, तो उन्हें ये नागरिकता प्रदान की जा सकती है। दूसरा, इसमें किस किस को ये सुविधा मिलेगी? जो व्यक्ति के पुत्र पुत्री, जो व्यक्ति भारत का कभी नागरिक रहा है, जो OCI की कैटेगरी में है, उसके पुत्र पुत्री को,
उसके नाती नातिन को ये सुविधा मिल जाएगी। लेकिन जो उनके पुत्र पुत्री होंगे, उनके जो वैवाहिक संबंध होंगे, यानी कि उन्होंने अगर विदेशियों से शादी कर ली है, तो वो विदेशी नागरिकों को भारत में OCI नहीं माना जाएगा। जैसे उनके नातिन ने या पोती ने किसी विदेशी पुरुष से शादी कर ली, या उनके नाती पोते ने किसी विदेशी महिला से शादी कर ली, तो वो OCI में शामिल नहीं होंगे। ये नागरिक संशोधन अधिनियम 2005 में आया था, जिसमें OCI वालों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। तो ये कुछ बिंदु थे जो दोहरी नागरिकता से संबंधित थे। अगर मेंस पीटी में तो इनसे क्वेश्चन लगभग आता नहीं है, आएगा तो एक आध पॉइंट, जैसे PIO वालों के लिए कितने वर्ष के लिए बिना वीजा के आवागमन की सुविधा है, तो 15 साल के लिए, ऐसे एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी मेंस में कहीं कहीं आपको ये फैक्ट काम दे जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक आपको मूल अधिकार का होगा। तो मूल अधिकार जानने से पहले आज हम उसकी थोड़ी सी भूमिका बता देते हैं। कल हम बात करेंगे प्रॉपर मूल अधिकार पर। आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अधिकार पर। कल हम मूल अधिकार पर अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं अधिकार पर। अधिकार किसके? व्यक्ति के। व्यक्ति के किस तरह के अधिकार होंगे? 2 प्रकार से व्यक्ति को अधिकार मिलेंगे। एक तो उसके प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, और दूसरे उसके क्या है? विधिक अधिकार। विधिक मतलब कानूनी अधिकार। प्राकृतिक अधिकार क्या होंगे? जो जन्म के साथ प्राप्त हो गए, बिना किसी एफर्ट के, जन्म के साथ ही प्राप्त, जन्म के साथ अपने आप जो प्राप्त हो गए, वो क्या है? विधिक अधिकार है। कौन कौन से अधिकार होंगे इसमें? जैसे बोलने की स्वतंत्रता होगी, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता होगी, समाज में रहने की स्वतंत्रता होगी, समाज में रहने की स्वतंत्रता, ये किस में होगी? ये आपके प्राकृतिक अधिकार है। विधिक अधिकार किस तरह से होंगे? विधिक अधिकार कौन होंगे? विधिक अधिकार वो होंगे जो मानव के विकास के लिए आवश्यक है, मानव के विकास के लिए आवश्यक है। विकास के लिए आवश्यक है। इसे मिटा देती हूं मैं। मानव के विकास के लिए आवश्यक है। इसमें 2 प्रकार के अधिकार आ जाएंगे आपके। एक सकारात्मक, दूसरे नकारात्मक। सकारात्मक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, नकारात्मक का मतलब है इनसे मुक्ति प्रदान की जाएगी। क्या किया जाएगा? मुक्ति प्रदान की जाएगी। सकारात्मक में आपके कौन कौन आ जाएंगे? वही सब, भोजन, पेयजल, आवास, शुद्ध पर्यावरण, इस समय की मांग सर्वाधिक शुद्ध वायु, यानी कि ऑक्सीजन वगैरह। नकारात्मक में मुक्ति किससे चाहिए हमें? भय से, शोषण से। हमें किसी प्रकार का भय नहीं हो, शोषण नहीं हो, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो किसी भी आधार पर। ये क्या है? ये नकारात्मक अधिकार है जिनसे हमें मुक्ति चाहिए होती है। अगर ये सभी चीज हमें प्राप्त हो जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे? ये हमारे क्या है? मानवाधिकार।
और मानवाधिकार को संविधान में किस तरह प्रदान किया गया है, हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है। मानवाधिकार, मानवाधिकार को दो प्रकार से दिया गया है हमारे संविधान में। एक तो प्रदत्त है, एक अभी प्रदान किए जा रहे हैं या प्रदान कर दिए गए हैं। मतलब प्रदत्त है यानी कि प्रदान कर दिए गए हैं और उनका वर्तमान में संरक्षण भी किया जा रहा है। दूसरे हैं प्रदान भविष्य में प्रदान किए जाएंगे। कब किए जाएंगे? भविष्य में प्रदान किए जाने का प्रावधान है। ये कौन से अधिकार हैं? ये आपके संविधान में मूल अधिकार है। मूल अधिकार, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट कहाँ दिया है? संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। जब संविधान बना था तब ये 7 प्रकार के थे, अब ये 6 प्रकार के हैं। भविष्य में कौन से प्रदान है? भविष्य में प्रदान है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो कल अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन पर, यानी कि मूल अधिकार पर, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35। ये 6 प्रकार के हैं। इनमें हम पीटी और मेंस दोनों को लेके चलेंगे, यानी कि आपको अनुच्छेद भी बताएंगे, अनुच्छेद में संविधान में क्या दिया गया है यह भी बताएंगे। उसके साथ साथ हम आपको मेंस में इनमें से क्या क्या पूछा जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। मेंस को इनसे कैसे मेंस के क्वेश्चन लिंक होते हैं उन पर भी बात करेंगे। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।